हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा जो 10th क्लास का चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग। बहुत सी चीजें हमने पढ़ ली थी। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव होता क्या। तो हमने बताया था कि जब धारा प्रवाहित होती है तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस घटना को क्या बोला जाता है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव। बहुत सारे उपकरण होते हैं इस पर आधारित है। जैसे हमने ऊपर बताया था कि जो हमारा बल्ब है ये किस पर आधारित है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ये वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्यों आधारित है, क्योंकि इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं ये क्या हो जाती है, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें गर्म हो जाता है। ये हमारी जो प्रेस है ये भी गर्म हो जाती है। तो जिन पर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बिजली जाती है जिनमें और वो गर्म हो जाते हैं, वो किस पर आधारित है, हमारा हीटर जो है वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। हमारी ये इलेक्ट्रिक जो केतली है वो भी किस पर आधारित है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित। सब चीजें पढ़नी थी। तो इसमें एक और टॉपिक है, इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है, जो केतली एतली की वगैरह बातों के बारे में नहीं पढ़ना है हमें। बल्ब के बारे में पढ़ा था तो बल्ब हमने बता दिया था। आज जो हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है फ्यूज। जिसका नाम क्या है, वैद्युत फ्यूज। पहले हम वैद्युत फ्यूज को समझेंगे, इसके बाद हम वैद्युत फ्यूज के बारे में लिखेंगे। वैद्युत फ्यूज, देखो इधर क्या होता है वैद्युत फ्यूज। पहले तो वैद्युत फ्यूज के बारे में समझ लो होता क्या है। ये होता है, ये हमारे घरेलू उपकरण को खराब होने से बचाता है। ये क्या बचाता है, जो घरेलू उपकरण है उन घरेलू उपकरणों को खराब होने से बचाता है। समझ में आया, ये किसको बचाता है। जैसे हमारे यहाँ फ्रिज लगा है, कूलर लगा है, वॉशिंग मशीन लगी है और भी चीजें लगी हैं, तो इसका कार्य ये है कि ये घरेलू उपकरणों को खराब होने से बचाता है। अब ये कैसे बचाता है ये समझो। जो वैद्युत फ्यूज होता है वो जो है ऐसा पदार्थ होता है, मिश्र धातु होती है। पहली तो चीज ये है, वैद्युत फ्यूज जो है वो क्या होता है, वैद्युत फ्यूज जो होता है वो एक मिश्र धातु होती है। तांबे और टिन की, तांबे और किसकी होती है, टिन, प्लस क्या होता है इसमें, सीसा। एक जो है ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमसे ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि जो फ्यूज होता है वो किस, एक मिश्र धातु होती है, ठीक है। फ्यूज जो है वो क्या, एक मिश्र धातु है। और अगर हमसे पूछा जाए ये किस किस की मिश्र धातु है, तो ये किस किस की मिश्र धातु होती है, तांबा टिन और शीशे की मिश्र धातु है। ठीक है, किसकी है ये, तांबा टिन और शीशे की मिश्र धातु है। इतना पॉइंट याद रखना है। वैद्युत फ्यूज जो है वो क्या करता है, वैद्युत फ्यूज जो है घरेलू उपकरणों को खराब होने से बचाता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये क्या है, ये एक मिश्र धातु है और ये किससे किससे मिलकर बना होता है, तांबे होता है, टिन होता है और क्या होता है, सीसा होता है। तीन चीजों की मिश्र धातु है, तांबा टिन और सीसा। ठीक है, अब ये कैसे बचाता है, ये मिश्र धातु है और ऐसी ये मिश्र धातु इन तीन चीजों को मिलाकर ये मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, कई धातुओं का मिश्रण। मिश्रण मतलब, मिश्र का मतलब क्या, कई धातुओं का मिश्रण। किन किन का मिश्रण है इसमें, तांबे का, टिन का और शीशे का। तो ये एक ऐसा धातु होती है, मिश्र धातु ऐसी होती है जिसका गलनांक जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है। जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। गलनांक मतलब जल्दी गल जाएगा, गर्म करेंगे तो जल्दी जल जाएगा, समझ में। जिसका गलनांक ज्यादा होगा, गलनांक का मतलब होता है गलने पर, तो कितने पर गलेगा, समझ में, कितना जो है ताप करे उस ताप पर वो गल जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, उसका जो है गलनांक। तो इसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि इसको अगर हम गर्म करेंगे तो जल्दी से जो है ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है, टूट जाता है। तो इतना याद रखना है, इसका गलनांक कैसा होता है, गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, इसका गलनांक भाई हमारे जो है इसका बहुत कम होता है गलनांक। देखो इधर कार्य क्या है, जैसे हमारे घर में यहाँ पे मेन तार है, ये तार है, ऐसे हम समझा दे रहे हैं पूरा, जैसे जो बना होता है वैसे नहीं, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं, बना दे रहे हैं। ये यहाँ से तारों से बत्ती आती है, ये हमारा घर है, यहाँ पे हमारा क्या है, घर है। और इस घर में ये लाइट आ रही है बाहर से, तो यहाँ पे जब घर में प्रवेश करेंगे यहीं पे एमसीबी बॉक्स लगा दिया जाता है। इसी एमसीबी बॉक्स में क्या लगा दिया जाता है, फ्यूज तार लगा दिया जाता है, फ्यूज लगा दिया जाता है, समझ में। और यहाँ पे हमने मान लिया ये एमसीबी है हमारी, और इस एमसीबी में क्या लगा, फ्यूज लगा है। और इसका गलनांक है कम। इसका गलनांक कैसा है, गलनांक है इसका कम। यानी कि अगर धारा बहुत तेजी से आएगी, धारा एकदम से बहुत तेजी से हमारे घर में बहुत ज्यादा धारा आ जाए, समझ में, धारा हमारे मतलब जो है वैद्युत धारा बहुत तेजी से ज्यादा धारा आ जाए, और ज्यादा धारा जो है, धारा मान या तो
तार आपस में टच टच हो जाए तब धारा बढ़ जाती है, या ओवरलोड होता है तब उससे सेटिंग बन जाती है। तो यहाँ पे हमने ऐसे करके ये तार हमारा अंदर गया, यहाँ से एमसीबी से ये तार हमारा कैसे गया, ये अंदर गया, यहाँ पे हमारा जो है फ्रिज लगा है, फ्रिज के साथ में इधर हमारा कूलर भी चल रहा है, कूलर या बहुत सारे उपकरण इसमें हमने लगा दिए हैं। ठीक, फ्यूज है, यहाँ पे फ्यूज है। तो ये जैसे ही धारा आएगी, पहले तो अगर नॉर्मल धारा जा रही है तो यहाँ से ऐसे चलते चलते चली जाएगी, एकदम से तेजी से धारा आ जाएगी, बहुत तेजी से ज्यादा धारा बढ़ जाएगी। तो ज्यादा धारा जैसे ही यहाँ पे बढ़ेगी, ज्यादा धारा बढ़ेगी, तो ये जो है ये बाकी का गलनांक ठीक है, ठीक है, इसका गलनांक कैसा है, कम है। तो ये वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, गल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, गल जाएगा, यानी कि ये टूट जाएगा। और जैसे ये टूट जाएगा तो परिपथ से धारा आगे उतना टूट जाएगा। ये मिश्र धातु, ये मिश्र धातु क्या है, टूट जाए तो आगे धारा नहीं जाएगी। तो ये हमारे जो बाकी उपकरण जो है खराब होने से बच जाएंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है, ये ऐसी अलग अलग क्षमताओं का होता है कि मतलब जो है जितनी क्षमता का हम लगा लें। समझ में आया? अगर हम ऐसे मान लें कि अगर हमें जो है सिर्फ जो है अपने घर के अंदर जो है 5 एम्पीयर धारा ले जानी है, हमें अपने घर के अंदर कितने एम्पीयर धारा ले जानी है, 5 एम्पीयर धारा। तो ये फ्यूज तार ऐसा लगाएंगे जो 5 एम्पीयर धारा तक तो सही चलेगा, और 5 से जैसे ही 5.1 एम्पीयर धारा आई, जैसे ही 5 एम्पीयर से ज्यादा धारा आई है, तो जैसे इसका जो है मतलब जो है ताप भी बढ़ेगा। जब धारा बढ़ जाएगी, थोड़ा ताप बढ़ जाएगा, थोड़ा ताप बढ़ेगा, तो 5 तक तो ये झेल सकता है, और 5.1 नहीं झेल सकता, तो ये यहाँ से क्या जाएगा, गल जाएगा, और ये क्या जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आया? तो ये जो फ्यूज होता है वो क्या होता है, समझ में आ गई होगी चीज। फ्यूज का, इसका वैद्युत फ्यूज का उपयोग किसमें किया जाता है, घरेलू उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए। ये एक मिश्र धातु होती है, किसकी इसकी मिश्र धातु होती है, तांबे की, टिन और शीशे की। इसका गलनांक कैसा होता है, बहुत कम होता है। इतनी चीज है, ठीक है। देख लो ये होता कैसा है, देखा भी होगा आप लोगों ने, ये होता है फ्यूज। ये क्या है, ये है फ्यूज, देखा होगा लगा हुआ हमारा जो ये एमसीबी बॉक्स में वहां पे लगा होता है, पहले घर शुरुआत में ही लगा होगा घर में, ठीक है। ये क्या है, फ्यूज है। एक फ्यूज हमारे इन्वर्टर में भी लगता है, तो इन्वर्टर वाला फ्यूज भी देखा होगा आप लोगों ने, तो ये होता है इन्वर्टर में लगा हुआ फ्यूज। ये जो फ्यूज है ऐसा इन्वर्टर में लगा हुआ देखा होगा, ये क्या, ये जो इन्वर्टर में फ्यूज लगा होता है वो, ठीक है। तो इसमें वो चीजें तो हमने लिखा दी। तो वैद्युत फ्यूज होता क्या है और ये कैसे काम करता है, ये चीजें हमें समझनी है इसमें। तो देखो इधर वैद्युत फ्यूज हेडिंग लिखेंगे, वैद्युत फ्यूज, और वैद्युत फ्यूज में ये चीज लिख देंगे, ठीक है। वैद्युत फ्यूज में क्या लिख देंगे, वैद्युत फ्यूज में लिख देंगे यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जब किसी विद्युत परिपथ में अचानक अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है, यानी अचानक जो है धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ जाए, तो यह परिपथ को तोड़कर, परिपथ को तोड़कर, ऐसा नहीं है परिपथ गया तार को तोड़ दे, समझ में आया। परिपथ को तोड़कर मतलब है कि जो है एकदम से धारा ज्यादा हुई है तो गलनांक मतलब जो है उसका जो है ताप बढ़ा है, तो ताप बढ़ा तो वो टूट जाएगा, तार टूट जाएगा, तार टूट जाए मतलब परिपथ क्या हो गया, टूट गया, धारा आगे नहीं जा रही, इसका मतलब परिपथ क्या, टूट गया। यह परिपथ को तोड़कर वैद्युत उपकरणों को जलने या खराब होने से बचाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट लिख देना, सिद्धांत। इसमें एक क्या पॉइंट लिख देना, सिद्धांत। इसका सिद्धांत जो है वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख देंगे, इसका सिद्धांत, इसका सिद्धांत वैद्युत धारा के किस सिद्धांत पर आधारित है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसका सिद्धांत वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें लिख देंगे यह कार्य कैसे करता है, कैसे कार्य करता है, देखो इधर फ्यूज तार का गलनांक यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कार्य विधि, या ऐसे लिख देंगे कार्य विधि। यहाँ पे कैसे कार्य करता है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कार्य विधि। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कार्य विधि। और कार्य विधि में लिख देंगे फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, बहुत कम होता है। इसका गलनांक अभी हमने बताया था, बहुत कम होता है। और प्रतिरोध कैसा होता है, अधिक होता है। समझ में आया, गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। जब परिपथ में ऐसे लिख देंगे फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। जब परिपथ में अतिभारण मतलब ज्यादा धारा ले ले, समझ में, ओवरलोड हो जाए, या लघुपतन मतलब तार आपस में टच हो जाए, तो जब परिपथ में अतिभारण या लघुपतन के कारण सामान्य से अधिक धारा बहती है तो फ्यूज तार कैसा हो जाता है, गर्म होकर पिघल जाता है। इससे परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है, और महंगे उपकरण कैसे हो जाते हैं, सुरक्षित
बच जाते हैं। जो महंगे उपकरण है मेरे भाई वो कैसे हो जाते हैं, सुरक्षित बच जाते हैं। जब आगे धारा नहीं जाती है तो बच जाएंगे। बस यही चीज लिख देना, वैद्युत फ्यूज क्या है इतना लिख देना है। इसका सिद्धांत हमसे पूछा जाए ये लिख देना है, कार्यविधि पूछी जाए तो ये वाली लाइन लिख देना है, ये कार्यविधि में है। समझ में आया, ये क्या है, कार्यविधि है। और महत्वपूर्ण बातें और इससे संबंधित है। पहला चीज क्या है इसका, इसकी महत्वपूर्ण बातें ये है, फ्यूज का तार मुख्य रूप से किसका किसका, जो हमने अभी बताया था वो चीजें यही वाली चीजें हैं जो बताया था। फ्यूज का तार मुख्य रूप से टीन सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। समझ में आया, किससे किससे मिलकर बना होता है, टीन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। कौन बना होता है, टीन और सीसा की मिश्र धातु से। तांबा भी होता है, तांबा टीन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। इसे हमेशा मुख्य विद्युत आपूर्ति उपकरणों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 2 पॉइंट याद रखना है, इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि फ्यूज को जो है कैसे परिपथ में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आधुनिक घरों में पुराने फ्यूज के तार की जगह पर सुरक्षात्मक स्विच के रूप में एमसीबी का प्रयोग होता है। समझ में आया, इतने पॉइंट यहाँ पे लिख देना। ये देखा होगा इन्वर्टर में लगा हुआ, ये भी क्या है, फ्यूज है। इन्वर्टर में धारा को कंट्रोल करता है ये। तो ये तो हो गया फ्यूज। वैद्युत बल्ब हमने जो है पढ़ लिया था। तो ये सब जो है किससे संबंधित चीजें हो गई हैं, ये सब जो है वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जो है ये सब चीजें हो गई। समझ में आया। अगला जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा के बारे में। देखो 2-3 पॉइंट और बचे हैं, वो भी हम इस क्लास में जो है क्लियर कर लेंगे। बाकी जो है फिर जो है ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे हम वैद्युत धारा का वैद्युत धारा, वैद्युत धारा नहीं, वैद्युत ऊर्जा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वैद्युत ऊर्जा। किस चीज को लिखेंगे, इसमें हमें वैद्युत ऊर्जा पढ़ना है, वैद्युत ऊर्जा की माप पढ़नी है और वैद्युत शक्ति पढ़नी है। ये चीजें और बची हैं, बस जो ये वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया। देखो वैद्युत ऊर्जा क्या है, किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा। ये हमारा कोई परिपथ है, परिपथ का मतलब क्या है, तार है, और तार में आवेश को हमें प्रवाहित करना, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। तो आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए। यानी कि जब हम आवेश प्रवाहित करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, उसी कार्य को क्या बोला जाता है, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही चीज लिख देंगे, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में, किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में, आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या उसकी जो है क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसका अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य W होता है, W बराबर क्या होता है, VQ। आया कहां से, वो बताया था, V बराबर क्या होता है, W/Q। विभव की परिभाषा बताई थी, आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। तो लाने में किया गया कार्य यही क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा। और यहाँ से अगर हम V बराबर W/Q से अगर W का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VQ। तो ये हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा VQ। अब 2-3 चीजें और याद रखना है, और भी अगर इसका सूत्र लिखेंगे तो हमें मालूम है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT। तो इसका अगर हम दूसरा फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ से इसका दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका दूसरा फार्मूला हो जाएगा W बराबर V की जगह V लिख देंगे, Q की जगह क्या लिख देंगे, Q की जगह लिख देंगे IT। ये Q की जगह पे IT कहां से आया है, Q की जगह पे IT ऐसे आया क्योंकि हम जानते हैं I बराबर Q/T है, तो Q बराबर क्या है, IT। एक और यहां से फार्मूला बन जाएगा W बराबर ये VIT है, और V बराबर क्या होता है, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, जब V बराबर IR है तो यहाँ पे V की जगह पे IR लिखें तो I इंटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा I स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा R, और इंटू में क्या हो जाएगा T। ये हो जाएगा, ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये कौन सा फार्मूला हो गया, तीसरा हो गया। एक और फार्मूला यहाँ पे निकल के आ जाएगा, देखो क्या आएगा,
ये आई है और आई बराबर होता है बी अपॉन आर। ओम के नियम में पढ़ा आई बराबर क्या है बी अपॉन आर, या इस वाले बी बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाए बी अपॉन आर। अगर आई स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाए बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डब्ल्यू बराबर अगर निकालना चाहेंगे आई की जगह पे क्या हो रहा है बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, और इंटू में क्या हो रहा है आर इंटू टी। एक आर से ये आर कट जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो रहा है बी स्क्वायर टी अपॉन आर। डब्ल्यू बराबर क्या होगा बी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये फार्मूले सब जो है हमें याद रखना है, अगर लिखना है तो ये एक साथ में लिख दो। ये सभी फार्मूले अगर हमें लिखने हैं तो एक साथ में भी लिख सकते हैं। पहला क्या है वैद्युत ऊर्जा का पहला फार्मूला क्या है बी बराबर डब्ल्यू बराबर बी क्यू। अगला क्या है वी आई टी। अगला क्या है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अगला क्या है बी स्क्वायर टी अपॉन आर। बराबर निशान लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये फार्मूले हमें याद रखने हैं, ये फार्मूले हमें क्या रखने हैं याद रखने। ये सब अलग अलग लिखे, ये हमने एक साथ लिख दिए हैं। डब्ल्यू बराबर क्या है वी क्यू, डब्ल्यू बराबर क्या है वी आई टी, डब्ल्यू बराबर क्या है आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू बराबर क्या है वी स्क्वायर टी अपॉन आर। याद रखना है डब्ल्यू बराबर क्या है डब्ल्यू बराबर है वी क्यू, डब्ल्यू बराबर बी आई टी, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये सभी फार्मूले हम जो कॉपी पे लिखेंगे, 2-3 बार देखेंगे इन लोगों को, इन लोगों मतलब इन फार्मूलों को। समझा इन लोगों को मतलब क्या है इन फार्मूलों को। समझ में आ गई वाली चीज है। तो ये वाली चीज हम एकदम से अच्छे तरीके से क्या करेंगे पढ़ेंगे। अगला लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा की माप। ये तो हमने वैद्युत ऊर्जा पढ़ा था, लेकिन वैद्युत ऊर्जा की माप कैसे करते हैं देखो इधर। वैद्युत ऊर्जा के बड़े बड़े मात्रक होते हैं, एक होता है किलोवाट घंटा, वाट घंटा, और भी मात्रक होते हैं इनके। तो वैद्युत ऊर्जा की माप के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा की माप। हेडिंग क्या लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा की वैद्युत ऊर्जा की माप। माप लिख दिया। वैद्युत ऊर्जा की माप। बहुत सारी यूनिट है जिसमें वैद्युत ऊर्जा की माप होती है, जैसे कि एक होता है वाट घंटा। वैद्युत ऊर्जा की माप वाट घंटा में करते हैं, किलोवाट घंटा में करते हैं, किलोवाट घंटा में करते हैं, किलोवाट घंटा है तो और भी, लेकिन वो सब इसमें नहीं है अभी। वाट है और क्या है किलोवाट घंटा। देखो इधर ये व्यापारी मात्रक है, समझ में आया। व्यवसाय में ये वाले किए जाते हैं। जैसे हमारे घर की जो बिजली मापी जाती है क्या बोली जाती है किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा को ही बोला जाता है यूनिट। चाहे किलोवाट घंटा बोले या इसी को क्या बोला जाता है यूनिट। यूनिटों की संख्या निकालते हैं हम जब घर में हमारी बिजली जो है ना मापते हैं, तो किसमें निकालते हैं यूनिटों की संख्या। देखो इधर वाट घंटा की अगर हमसे परिभाषा पूछी जाए, इनका मापन हम करते हैं वाट घंटे में। अगर हमसे पूछा भी गया वाट घंटा को परिभाषित कीजिए, वाट घंटा क्या है किलोवाट घंटा क्या है। देखो इधर अगर वाट पूछा जाए वाट घंटा क्या है, तो वाट घंटा ऐसे करेंगे। ये वाट अभी हम शक्ति पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। शक्ति का जो मात्रक क्या होता है वाट। तो यहीं से लिखेंगे 1 वाट सामर्थ्य वाले कोई परिपथ है जिसकी शक्ति जो है वो कितने वाट है 1 वाट, और वो 1 घंटे में। समझ में आया। हमारा घर है ये, हमारा ये घर है, और इस घर में जो टोटल उपकरण लगे हैं वो कितने वाट के लगे हैं, वो लगे हैं 1 वाट के। जो पूरे उपकरण हैं सभी को जोड़ के उनकी सामर्थ्य टोटल कितनी बन रही है 1 वाट बन रही है। और 1 घंटे में वो जितनी ऊर्जा व्यय करेंगे, जितनी बिजली खर्च करेंगे, उसी को क्या बोला जाएगा वाट घंटा। समझ में आया। अगर हमारे घर में 1 वाट चल रहा है, 1 वाट की कोई चीज चल रही है 1 वाट की, और 1 वाट की 1 घंटे तक चल रही है, तो क्या बोला है 1 वाट घंटा। यानी उसने जो ऊर्जा व्यय की है वो क्या बोली जाएगी 1 वाट घंटा। ऐसे समझ लेंगे ये बोर्ड है, और ये बोर्ड, ये पंखा, ये बल्ब, ये सब मिला के इन सबको जो है वो कितने वाट की इनकी टोटल शक्ति है, ये 1 वाट के। बोर्ड बल्ब पंखा सब जोड़ के ये सब कितने वाट के हैं 1 वाट के हैं। और ये 1 वाट वाले जो 1 घंटे में ये जितनी ऊर्जा व्यय करेंगे, 1 घंटे में कुछ ऊर्जा व्यय करेंगे नहीं व्यय करेंगे तभी तो मीटर बनता है। तो ये 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय करेंगे उससे क्या बोला जाए 1 वाट घंटा। तो परिभाषा ये हो जाएगी 1 वाट सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा क्या बोली जाए 1 वाट घंटा। ऐसी हो जाएगी 1 किलोवाट घंटे की परिभाषा। अब इसमें 1 वाट नहीं होगा, अब क्या होगा
1 किलोवाट सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा क्या बोली जाएगी? 1 किलोवाट घंटा। अब यहाँ पे वाट घंटा और जूल में संबंध लिखेंगे, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल भी है और ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा भी है, ऊर्जा का मात्रक जो है वो किलोवाट घंटा भी है, ये तीनों मात्रक हैं ऊर्जा के। तो यहां से हम कैसे लिखेंगे? वाट क्या होता है? वाट और इंटू क्या है? घंटा। और ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा हमने बताया, ऊर्जा जो होती है वो क्या है? यहाँ पे वाट लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? घंटा लिखा है। वाट इंटू क्या लिखा है? घंटा लिखा है। और इसे हमें किस में चेंज करना है? जूल में। तो ये जूल में आएगी 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल। कितने जूल आएगी? 10 टू दी पावर 3 जूल। अब ये आता कहां से है? ये ऐसे आता है क्योंकि ये वाट घंटा यहाँ पे लिखा है, वाट घंटा। घंटे को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1 वाट, और यहाँ पे घंटे को चेंज करेंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा? 3600 सेकंड। घंटे को अगर हमने जो है वो सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना सेकंड आएगा? 3600 सेकंड। और यहाँ पे अब लिखेंगे ये हो जाएगा 3600 वाट सेकंड। अभी वाट घंटा था, अब क्या हो गया? वाट सेकंड। और वाट सेकंड जो होता है वो होता है जूल के बराबर। वाट सेकंड किसके बराबर होता है? जूल के। तो चाहे लिख देंगे 3600 जूल। एक वाट घंटे में कितने होते हैं? 3600 जूल। और या से लिख सकते हैं 3.10 जूल। समझ में आया? ये वाली चीज है, तो ये याद रखना है। 3600 जूल कितना होता है? तो ये वाली चीज लिखी परिभाषा में 1 वाट सामर्थ्य वाले परिपथ में यहाँ पे लिखेंगे 1 वाट सामर्थ्य वाले 1 वाट सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 वाट सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को 1 वाट घंटा कहते हैं। मान अगर लिखेंगे 1 वाट घंटा बराबर, या हमसे पूछा जाए वाट घंटा और जूल में संबंध लिखिए, तो यही आएगा। कितना आएगा? 3600 जूल होता है। वाट घंटा तथा जूल में कितना हो जाएगा? या ऐसे लिख सकते हैं 3600 को 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल, ऐसे करके लिख देंगे। 1 वाट घंटे में कितना जूल होता है? अभी हमने निकाल के दिखा दिया। 1 वाट घंटे में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होता है। दूसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे? किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा हमने बता दिया है। किलोवाट घंटा तो वाट घंटे में 1 वाट सामर्थ्य वाले परिपथ में, और किलोवाट घंटे में क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटे में हो जाएगा किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। किलोवाट घंटा अथवा क्या है? यूनिट। जो इधर वाट घंटे में बताया, 1 वाट सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा क्या बोली जाती है? 1 वाट घंटा। किलोवाट में क्या आ रहा है? 1 किलोवाट हो जाए, बस 1 वाट की जगह क्या लिख दिया जाए? 1 किलोवाट। तो यही लिख देंगे 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट बराबर निकालेंगे 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर, ठीक है, अथवा क्या बोला जाएगा? यूनिट। 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6। ये हमसे पूछा जाए किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए, तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होता है? 1 किलोवाट घंटे में होता है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। अब ये आता कैसे है? इसमें जो 1 किलोवाट घंटे में इतने जूल आता कैसे है? अभी हमने बताया, यहाँ पे लिखा 1 किलोवाट घंटा। एक चीज याद रखना है, फार्मूला एक होता है P बराबर W अपॉन T। अभी शक्ति का फार्मूला पढ़ेंगे। P बराबर क्या होता है? W अपॉन T। अगर हम W का मान निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा।
ये है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ये है शक्ति, और अभी हम बताएंगे शक्ति का मात्रक होता है वाट, और इंटू क्या है, समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जहां पर हमें वाट सेकंड मिल जाए, उस वाट सेकंड की जगह पे क्या लिख देंगे, हम जूल लिख देंगे। वाट सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, जूल। हमें 1 किलोवाट घंटे को जूल में चेंज करना है, कितना जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब ये आया कहां से किलोवाट घंटा 1 जूल के, हमने बताया वाट सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, वाट सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है जूल के बराबर। वाट सेकंड किसके बराबर है, जूल के। तो किलो वाट को हम वाट में चेंज करें, जब हम किलो हटाते हैं 10⁻3, अब किलो हट गया, अब क्या बचा है सिर्फ यहाँ पे वाट। घंटे को अगर समय, घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे 3600 सेकंड, ये हो जाएगा 3600 और गुणे 10⁻3, और यहाँ पे क्या हो रहा है वाट, और वाट के साथ में क्या हो रहा है, वाट के साथ में हो जाएगा सेकंड। वाट सेकंड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जूल को। इस चीज को अगर लिखेंगे तो 10⁻3 है, अभी दशमलव कहीं पे नहीं लगा, तो दशमलव यहाँ पे है। दशमलव जब हम इधर लाते हैं तो पावर प्लस में बढ़ती है, 1 2 3 अंक बाद यहाँ पे ले आए 3.6 गुणे 10⁻3, और 10⁻3 एक और है, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 3.6 गुणे 10⁻6, ये बन गया वाट सेकंड। और वाट सेकंड जो है मेरे भाई वो किसके बराबर होता है, वो होता है जूल के बराबर। तो इतना याद रखना है, वाट घंटे में क्या होता है, दोनों पॉइंट याद रखना है। वाट घंटे का मान याद रखना है, अगर हमसे बोला जाए वाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए, तो वाट घंटा तथा जूल में संबंध है कितना है, 3.6 इंटू 10⁻3 जूल। और अगर हमसे बोला जाए किलो वाट घंटा अथवा जूल में संबंध बताइए, तो क्या है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। चाहे किलोवाट घंटा बोला जाए या हमसे बोला जाए 1 यूनिट, ठीक है, इतना हो जाएगा। एक और इससे संबंधित चीज आती है, वो भी हमें याद रखना है, यूनिटों की संख्या। जैसे हमारे घर में कितनी यूनिट जो है ऊर्जा खर्च हुई है, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, ये फार्मूला ब्रैकेट लिख देना है। अगर हम जो है अपने घर में व्यय हुई यूनिटों की संख्या निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे टोटल जो है कितने वाट के कितने उपकरण है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन और बटे है 1000। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। अगर हमें अपने घर में व्यय हुई यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी है, किसकी संख्या ज्ञात करनी है, घर में व्यय हुई यूनिटों की अगर संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या याद रखना है, यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या का फार्मूला क्या है, या व्यय हुई ऊर्जा का फार्मूला क्या है, यूनिटों की संख्या, या हम क्या बोल देंगे, व्यय हुई ऊर्जा कितनी है। तो हम देखेंगे कि कितना वाट है। अब हमसे बोला जाए 30 वाट के 3 पंखे हैं, तो टोटल कितना वाट हो गया, 90 वाट, 90 वाट हो गया। ये तीनों चीजें कितनी देर तक चल रहा है, 2 देर तक, पूरे 30 दिन चल रहे हैं, तो कितने यूनिट होंगे, इतनी यूनिट ऊर्जा खर्च होगी। सीधी सी बात, ये फॉर्मूला याद रखना है। यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, ये होता है। ठीक, एक पॉइंट और बचा है यहाँ पे, वैद्युत शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे कि वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होती है। तो हेडिंग लिखेंगे वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। हेडिंग क्या लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है वो भी हम लिख देंगे वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। वैद्युत शक्ति अथवा क्या लिखेंगे, सामर्थ्य। यहां पर लिखेंगे वैद्युत शक्ति, शक्ति, अभी हमने पीछे बताया था वही है, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। वैद्युत शक्ति अथवा क्या लिखना है, हमें सामर्थ्य लिखना है, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। देखो वैद्युत शक्ति को हम पहले तो ये देखेंगे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है, W/T। जो किया गया कार्य है, कार्य और समय का अनुपात जो है वो क्या बोला है, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य। या हम ऐसे बोल सकते हैं कार्य करने की दर, कार्य करने की क्या है, दर। समझ में आया, दर का मतलब होता है अपॉन में क्या रहा है, समय दर। ठीक है, कार्य करने की समय दर, या ऐसे लिख देंगे कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मां इसका जो है वो भी लिख देंगे, अर्थात इसका फार्मूला लिख देंगे, अर्थात शक्ति या सामर्थ्य P बराबर, अर्थात शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य P बराबर क्या हो जाएगा, W/T। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वाट या जूल प्रति सेकंड। और ये अदिश राशि है,
इसके भी कई फार्मूले निकल के आ जाएंगे। तो कई फार्मूले कौन कौन से निकल के आएंगे, देखो इधर पहला तो फार्मूला यही हो जाएगा, पहला फार्मूला क्या हो गया, P बराबर W/T। दूसरा क्या होगा, W के हमने कई फार्मूले लिखाए थे, W के फार्मूले क्या लिखाया था, W बराबर लिखाया था VQ, W बराबर लिखाया था VIT, W बराबर लिखाया था I²RT, W बराबर लिखाया था V²T/R। ये फार्मूले हमने W के लिखाए थे, समझ में आया। तो जब W का मान अलग अलग हो जाएगा, पीछे इसी क्लास में लिखाए थे अभी W के, तो P बराबर है W/T, और W के अलग अलग फार्मूले हैं, तो P का एक फार्मूला क्या बन जाएगा, अब W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VQ, तो एक तो फार्मूला ये हो जाएगा VQ/T, समझ में आया, पहला फार्मूला ये हो जाएगा। दूसरा अगर फार्मूला लिखेंगे P बराबर, तो इसका फार्मूला हमने क्या लिखा है VIT, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, W की जगह क्या लिख देंगे VIT, और अपान में T और लिखना है, W की जगह VIT, इससे ये कट गया तो क्या बचेगा, P बराबर बचेगा VI। याद रखना, दो फार्मूले ये हुए, एक हो गया P बराबर W/T, दूसरा हो गया P बराबर VQ/T, अगला हो गया P बराबर VI। और भी अगला फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, देखो इधर P बराबर W/T होता है, और W का ये फार्मूले से हमने फार्मूला निकाल लिया। तो एक और फार्मूला होता है W का I²RT, तो W की जगह क्या लिखेंगे I²R, और यहाँ पे क्या लिखेंगे T, ये W की जगह पे लिखा है, और होता क्या W/T, तो अपॉन में क्या लिखना है हमें T भी लिखना है, तो यहाँ से T से T कट जाएगा, तो P बराबर क्या बचेगा, P बराबर बचेगा I²R। एक फार्मूला और आएगा, अब कौन सा फार्मूला आएगा, देखो इधर P बराबर हम जानते हैं, P बराबर क्या होता है W/T, P बराबर क्या W/T, और W का मान एक और है V²T/R, ये लिख देंगे P बराबर क्या हो जाए V²T अपॉन क्या हो जाए R, अपॉन में हमें एक और T लिखना है, ये तो हमें W वाला लिखा है मान, तो इस वाले T से ये वाला T कट जाएगा, तो क्या बचेगा P बराबर बचेगा V²/R। तो ये सभी फार्मूले याद रखने हैं, और एक ब्रैकेट में इनको एक साथ में लिख देंगे, इनको सभी को एक ब्रैकेट में एक साथ में लिख देंगे। एक क्या होता है P बराबर W/T, P बराबर क्या है VI, है नहीं है, P बराबर क्या है VI, P बराबर क्या है I²R, P बराबर है V²/R। तो ये सब एक साथ लिख देंगे। अब अगर W का मान, T का मान और W का मान दिया तो शक्ति इस वाले फार्मूले से निकालेंगे, V का मान और I का मान दिया तो इस वाले फार्मूले से P का मान निकालें, I और R का मान दिया तो ये निकालेंगे, अगर V और R दिया गया तो यहाँ से इस वाले फार्मूले से हम किसका मान निकालेंगे I का। ये शक्ति से संबंधित चीजें हो गई हैं। कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, कार्य करने की जो दर होती है उस कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, शक्ति या सामर्थ्य। अब नोट पॉइंट करके यहाँ पे दो तीन चीजें लिख देंगे कि अगर हमसे बोला जाए कि ये जो शक्ति है वो कैसी राशि है, मेरे भाई अगर हमसे बोला जाए कि ये शक्ति जो है वो कैसी राशि है, तो ये है एक अदिश राशि। यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। कौन अदिश राशि है, शक्ति या सामर्थ्य, अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक है वाट। वाट एक और है इसका एसआई मात्रक, चाहे वाट बोल देंगे या बोल देंगे जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। इसका एसआई मात्रक वाट भी या जूल प्रति सेकंड है। अब जूल प्रति सेकंड कहां से आया, P बराबर क्या होता है W/T, W का क्या होगा जूल, और अपॉन में समय का क्या होगा सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा वाट या जूल प्रति सेकंड। इसका जो मान होगा वो क्या होगा वाट या जूल प्रति सेकंड। लिख दिया है P बराबर, इसका मात्रक क्या होगा वाट या जूल प्रति सेकंड। ठीक है, इनको हम चेंज करेंगे, बहुत अन्य मात्रक भी हैं इसके अन्य मात्रक भी हैं, अन्य मात्रक भी लिख देंगे शक्ति के अन्य मात्रक। अन्य मात्रक देखो, अन्य मात्रक क्या है, एक है किलोवाट, 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 ठीक है, एक किलोवाट हो जाएगा, एक हो जाएगा मेगावाट, मेगावाट, एक और होता है गीगावाट, गीगावाट, एक और होता है अश्व शक्ति। एक क्या है अश्व शक्ति। ये शक्ति के अन्य मात्रक हैं। देखो इधर किलोवाट में होता है 10⁻³ वाट, मेगावाट में होता है 10⁻6 वाट, ये पॉइंट याद रखने हैं हमें। गीगावाट में होता है 10⁻9 वाट, और एक अश्व शक्ति में होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति में क्या होता है 746 वाट, ये याद रखना है। किलोवाट में कितने वाट होता है, एक किलोवाट में होता है 10⁻³ वाट, एक मेगावाट में होता है 10⁻6 वाट, एक गीगावाट में होता है 10⁻9 वाट, एक अश्व शक्ति में होता है 746 वाट। उम्मीद है आप सभी को क्लास ये समझ में आई होगी। और आज जो है हमारा चैप्टर लगभग जो है ये पूरा हो गया है, लगभग नहीं पूरा ही हो गया, अब कुछ पॉइंट बचा नहीं है इसमें, ठीक है।
अब जो है कल से हमारे जो है क्वेश्चन चलेंगे, तो जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाले सभी फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। बाकी चीजें रिवीजन अच्छे से करना है, कॉपी अच्छे से बनाना है। आज तक यही, बाकी कल कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।